नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 8th क्लास के राजस्थान जीके के चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 5 तक के प्रश्न केवल इस एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और जो बाकी बचेंगे चैप्टर 6 से लगाकर 10 तक के प्रश्न वो हम अलग वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। और देखिए, आप में से अधिकतर स्टूडेंट ने जो हमने एनसीईआरटी 7th क्लास के राजस्थान जीके का 9 चैप्टर का एक वीडियो डाला था, अधिकतर स्टूडेंट ने उसको पूरा देखा है, साथ ही साथ सारे प्रश्न लिखे हैं। तो मैं केवल आपसे यही चीज़ कहूँगा कि जो लिखी हुई चीज़ें वो अधिक दिन तक याद रहती हैं। तो एक बार आपको मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन ये आपके लाइफ टाइम काम आएंगी सभी एग्जाम्स के लिए। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करिएगा। चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सारे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर चैप्टर का। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ और कब प्रवेश किया था? तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो एक लंबा ना बने। देखिए, सर्वप्रथम मराठों ने 1711 में मेवाड़ में प्रवेश किया था। बुक में ये फैक्ट दे रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका सही होगा। इसके बाद में मराठों ने कोटा बूंदी में प्रवेश किया था 1726 में। फिर 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवेश किया था और बाद में 1734 में वापस बूंदी में प्रवेश किया था। तो ये चारों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सब ये फैक्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी की इन बुक्स में। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की राजनीति में सर्वप्रथम कब मराठों ने हस्तक्षेप किया था? देखिए, यह प्रश्न काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मराठों ने राजस्थान की राजनीति में सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया था बूंदी की राजनीति में कब? 22 अप्रैल 1734 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? यह प्रश्न भी कई एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो स्थान है हुरडा, ये कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, जो कि मेवाड़ के राजा थे। इनके अलावा इस सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था? देखिए, आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह और कोटा के दुर्जन साल ने। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। हुरडा सम्मेलन के तहत सभी राजाओं ने वर्षा ऋतु के पश्चात कहां पर एकत्र होने का निश्चय किया था? देखिए, करेक्ट आंसर होगा, ये निश्चय किया गया था रामपुरा में एकत्र होने का। रामपुरा कहां पर है? कोटा में। लेकिन जो ये योजना है, ये योजना विफल रही थी एकत्र होने की। पेशवा बाजीराव ने माता राधाबाई को कब राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा? तो देखिए, राधाबाई को तीर्थ यात्रा पर भेजा गया था 1735 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अमर सिंह द्वितीय, जो कि मेवाड़ के शासक थे, की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह किस शासक के साथ हुआ था? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, चंद्र कंवर बाई का विवाह हुआ था जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के साथ। लेकिन जब ये विवाह हुआ तो अमर सिंह द्वितीय ने जय सिंह के समक्ष एक शर्त रखी थी कि जो चंद्र कंवर बाई का पुत्र होगा वो जयपुर का अगला शासक बनेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो माधो सिंह है, ये पुत्र किनके हैं? चंद्र कंवर बाई के पुत्र हैं। इनके मामा का नाम आपको ध्यान में रखना है, जगत सिंह द्वितीय। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का शासक कौन बना था? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, शर्त के अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए था माधो सिंह, लेकिन शासक बना था ईश्वरी सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके कारण बाद में जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने किसका पक्ष लिया था? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माधो सिंह का पक्ष लिया गया था सरदार मल्हार राव होलकर के द्वारा। तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य कौन सा युद्ध होता है? राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध, दोनों, या फिर कोई नहीं? देखिए, ये दोनों युद्ध होते हैं माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य। जो राजमहल का युद्ध है, इसके अंतर्गत ईश्वरी सिंह जीत जाते हैं। बगरू के युद्ध में माधो सिंह जीत जाते हैं। तो राजमहल का युद्ध कब होता है? 1747, और बगरू का युद्ध होता है 1748 में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। किसकी कुटिलता के कारण
ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो ईश्वरी सिंह का सेनापति था हरगोविंद नटाणी, इसकी कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह ने अपनी आत्महत्या कर दी थी। और आत्महत्या कहाँ से की? तो देखिए जो इनके द्वारा निर्माण किया गया था इसर लाट, तो इसर लाट से कूदकर ईश्वरी सिंह ने अपनी हत्या कर दी थी। भक्त सिंह और राम सिंह के मध्य किसको लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जोधपुर सिंहासन को लेकर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों शासकों ने, भक्त सिंह ने और राम सिंह ने, मराठों की सहायता ली थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत हस्तक्षेप बढ़ गया था पेशवा का, सिंधिया और होलकर का। किसके अंतर्गत? मारवाड़ के अंतर्गत। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1761 में राज सिंह की मृत्यु होने पर मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष किनके मध्य हुआ था? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष ये हुआ था हरि सिंह और रत्न सिंह के मध्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जो राज्य था उस समय वो था भरतपुर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कब की? तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 29 सितंबर 1803 में। आगे चलते हैं। सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1823 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 के मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं और एक भी फैक्ट नहीं छूट रहा है, तो आप निश्चिंत रहेगा। चलिए चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था 1839 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध जो कि 1821 में हुआ था में कोटा महाराव के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो देखिए कोटा महाराव के विरुद्ध अंग्रेजों ने सहायता की थी मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अंग्रेजों ने कब अलवर की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर बलवंत सिंह व बन्ने सिंह के मध्य अलवर राज्य के हिस्से करवा दिए? तो अंग्रेजों के द्वारा अलवर की आंतरिक मामलों में कब हस्तक्षेप किया गया? तो ये किया गया था देखिए 1826 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने कब भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की थी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, काउंसिल की नियुक्ति की गई थी 1826 में अंग्रेजों के द्वारा। कहां पर? भरतपुर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के दौरान प्रशासन पर अंग्रेजी नियंत्रण बना रहा? देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये बना रहा था 1844 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। निम्न में से किसने नसीराबाद की छावनी को लूटा था? यह प्रश्न काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार के एग्जाम में आया वो भी है। देखिए नसीराबाद की छावनी को लूटा गया था डूंगर जी, जवार जी और लोठू जी जाट के द्वारा। तो यहां पर सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेरवाड़ा बटालियन 1822, शेखावटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लेजियन 1835 या फिर कोई नहीं? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। इन तीनों के संबंध में यहाँ पर ये सही सुमेलित है सन। जो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? तो 1822 में। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी 1834 में और जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई थी 1835 में। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था? देखिए तात्कालिक कारण था धार्मिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत जो एनफील्ड नामक राइफल थी उसमें गायों की चर्बी को यूज किया गया था, तो इसके कारण बाद में ये 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 10 मई से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहां से शुरू हुई? तो मेरठ।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पॉलिटिकल एजेंट और उनके क्षेत्र के संबंध में? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो जॉर्ज लॉर्टिक पेरेंस है, ये तो पॉलिटिकल एजेंट थे ही नहीं, तो यही सही होगा। बाकी देखिए आप, जो सारवट्स हैं, सारवट्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मैकमोहन मारवाड़ के, और ईडन थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। और उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद अजमेर में, नीमच ग्वालियर, एरिनपुरा पाली, देवली टोंक ब्यावर अजमेर, और खेरवाड़ा उदयपुर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जो लास्ट में दो दे रखी हैं, ब्यावर और खेरवाड़ा, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान की छावनियां और रेजिमेंट के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, नसीराबाद की जो छावनी है उसमें जो रेजिमेंट थी वो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, नीमच मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, एरिनपुरा 35वीं नेटिव इन्फेंट्री, और देवली में कोटा कंटिंजेंट। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो कौन सी रेजिमेंट थी? जोधपुर लीजियन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इन स्थानों पर कौन कौन सी रेजिमेंट थी ये आपको ध्यान में रखना है। ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट थी? मे रेजिमेंट, और खेरवाड़ा में थी भील रेजिमेंट। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में कब मिली थी? देखिए मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? 10 मई को, और राजस्थान के इजजी को जो मेरठ में ये विद्रोह हुआ इसकी सूचना माउंट आबू में मिली थी 9 दिन बाद 19 मई को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 28 मई 1857 को हुए नसीराबाद में विद्रोह के कारण कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है? तो देखिए 28 मई से शुरू होती है नसीराबाद से। तो उस समय मेजर स्पॉटिसवुड, न्यूबरी और केवेनी, ये तीनों अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच में कब क्रांति हुई थी? ये प्रश्न भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुई थी 3 जून 1857 को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो छावनी के उस समय कप्तान थे मैकडोनाल्ड, इन्होंने किले की रक्षा का प्रयास किया लेकिन ये विफल रहे थे। कहां पर? तो नीमच में। नीमच विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटने के बाद में कहां पर पहुंचे थे? देखिए ये सभी विद्रोही पहुंचे थे शाहपुरा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। शाहपुरा के बाद में ये निम्बाहेड़ा गए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और शाहपुरा में जो शाहपुरा के जागीरदार थे, इन्होंने नीमच के विद्रोहियों को रसद आपूर्ति करवाई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट एक दो एग्जाम में पूछा हुआ भी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कैप्टन सारवस ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेना की सहायता से किसे वापस जीता था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा नीमच को, ऑप्शन नंबर सेकंड। जोधपुर लीजियन ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। और जो ये फैक्ट है, जितने भी नाम दे रखे हैं, ये काफी कम पुस्तकों में हमें देखने को मिलते हैं। चल्लू दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी के सैनिकों के द्वारा दिया गया था? तो देखिए चल्लू दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा दिया गया था जो एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे उनके द्वारा। एरिनपुरा में विद्रोह कब होता है ये डेट आपको कंटेस्टली ध्यान में रखनी है, 21 अगस्त 1857 को। बिठोड़ा का युद्ध कब होता है? तो देखिए बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। ये युद्ध किन किन के मध्य होता है बिठोड़ा का युद्ध? देखिए जो आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह वर्सेस जो कैप्टन हितकोट और
जोधपुर राजा तख्त सिंह थे, इनकी संयुक्त सेना के मध्य होता है बिठोड़ा का युद्ध, और इसके अंतर्गत हितकोट और जो तख्त सिंह की संयुक्त सेना है वो हार जाती है और ठाकुर कुशल सिंह जीत जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस युद्ध के अंतर्गत आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने भाग लिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन किस युद्ध में मारा गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा मैकमोसन मारा गया था चेलावास के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। चेलावास का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, उसके लगभग 10 दिन बाद में। आउवा किले पर अधिकार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए कैप्टन होम्स के द्वारा आउवा के किले पर अधिकार कर लिया गया था। कोटा में विद्रोह कब हुआ? देखिए कोटा में विद्रोह हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, 15 अक्टूबर 1857 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जयदयाल और मेहराब अली खान के द्वारा सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहां पर की गई थी? तो देखिए इन दोनों के द्वारा जो क्रांति की गई थी, जयदयाल और मेहराब अली खान के द्वारा, ये की गई थी कोटा में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी कोटा में। तो किन के नेतृत्व में हुई थी, तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। कहाँ के विद्रोह में कैप्टन बर्ट मारा जाता है? देखिए कैप्टन बर्ट मारे गए थे कोटा के विद्रोह में। 1857 की क्रांति के समय कोटा का राजा कौन था? ये प्रश्न भी कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है। तो उस समय कोटा के राजा थे राम सिंह द्वितीय। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से 1857 की क्रांति में किसको फांसी हुई थी? तात्या टोपे, जयदयाल, मेहराब खान या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा इन तीनों को फांसी हुई थी 1857 की क्रांति में। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण है राजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, सीमित स्थानों पर ही हुई, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे को सहयोग नहीं दिया, या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये चारों कारण माने जाते हैं 1857 की क्रांति के विफलता के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए आगे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये देख लिया है। देखिए एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 21 अगस्त 1857 को। नसीराबाद में कब होता है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है 28 मई वाली। और नीमच में होता है 3 जून को, एरिनपुरा में 21 अगस्त को, कोटा में होता है 15 अक्टूबर को। ये चारों डेटें काफी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सेकंड चैप्टर के भी सारे फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए चैप्टर नंबर थर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ईमानदारी के साथ वीडियो को एंड तक देखना है, केवल 3 चैप्टर के क्वेश्चन और बच रहे हैं। सारे प्रश्न अगर आप लिख लेंगे, आपको वो प्रश्न तो जरूर लिखने हैं जो आज तक आपने कहीं पर भी नहीं पढ़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान एकीकरण की सुखबुगाहट कब वायसराय लिनलितगो के एक आदेश के उपरांत हुई थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1939 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रियासती विभाग के अनुसार कौन सी रियासतें पृथक अस्तित्व रख सकती थी? तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक हो और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वे ही पृथक अस्तित्व रख सकती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जो इस मानदंड को पूरा करती थी? देखिए उस समय थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद के अनुसार किन ठिकानों और रियासतों को पड़ोसी बड़े राज्य में मिला दिया जाता था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिनकी आय 50 लाख से कम हो और जनसंख्या 20 लाख से कम हो।
तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट काफी कम पुस्तकों में दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में फोर्थ, 19 रियासतें थी राजस्थान में उस समय। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? देखिए एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कुल 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे एकीकरण से पूर्व? तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश थे 1, और वो उसका नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एकीकरण का प्रथम व्यक्तिगत प्रयास किसके द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में एकीकरण का प्रथम व्यक्तिगत प्रयास कोटा के महाराजा भीम सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो मेवाड़ के भोपाल सिंह थे, इन्होंने भी अलग क्षेत्र पर एकीकरण का प्रयास किया था ताकि उन पर वो शासन कर सके और उस क्षेत्र को भारत में ना मिलाए, लेकिन इनका जो ये प्लान है ये विफल रहा था। मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को कहां पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के शासकों का सम्मेलन आयोजित करवाया था? तो देखिए भोपाल सिंह ने यह सम्मेलन आयोजित करवाया था उदयपुर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। और ये सम्मेलन किस कारण आयोजित करवाया? ताकि ये सभी राजा मिलकर एक अलग क्षेत्र पर अपना शासन कर सके और उस क्षेत्र को भारत में ना मिलाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि ये विफल भी रहा था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है चरण और उनके गठन के संबंध में? जो राजस्थान एकीकरण के चरण है और उनके गठन की तारीख के संबंध में। देखिए प्रश्न केवल एक है, लेकिन यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सही नहीं है। संयुक्त राजस्थान का जो गठन डेट है वो 18 अप्रैल 1949 को गठन नहीं हुआ था संयुक्त राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948 में। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी डेटें भी देख लेते हैं। मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान का गठन हुआ था 25 मार्च 1948। और संयुक्त राजस्थान के हमने देख लिए। व्रत राजस्थान की का जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949। संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना या फिर गठन हुआ था 15 मई 1949 को। इसके अलावा जो छठा चरण है, छठा चरण का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। और राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण, सातवां चरण, 1 नवंबर 1956। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखनी है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। राजस्थान एकीकरण के चरण और उनकी राजधानी के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से भी आपके 5 प्रश्न बनेंगे। मत्स्य संघ अलवर, राजस्थान संघ कोटा, संयुक्त राजस्थान उदयपुर, वृहद राजस्थान जयपुर या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा चरण और उनकी राजधानियों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है कोई नहीं, क्योंकि चारों सही सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कौन से चरण की राजधानी कौन सी रही थी। राजस्थान एकीकरण के चरण और उनके राज्य प्रमुख के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो वृहत राजस्थान है उसके राज प्रमुख नहीं थे मान सिंह प्रथम। तो वृहत राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय। बाकी के जो ये राज प्रमुख है इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे धौलपुर के राजा उदयभान सिंह। राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख थे कोटा के राजा भीम सिंह। और जो संयुक्त राजस्थान है इसके राज प्रमुख थे मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह। निम्न में से कौन सा जिला मत्स्य संघ में शामिल नहीं था? अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, भरतपुर या फिर करौली। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा झुंझुनू मत्स्य संघ के अंतर्गत शामिल नहीं था। अलवर, धौलपुर और भरतपुर और करौली इसके अंतर्गत शामिल थे। राजस्थान एकीकरण के चरण और उनके प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत, राजस्थान संघ गोकुल लाल असावा, संयुक्त राजस्थान बलवंत सिंह मेहता, वृहत राजस्थान
हीरालाल शास्त्री या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा चरण और उनके प्रधानमंत्री के सम्मान में जो सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बलवंत सिंह मेहता नहीं थे। तो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ से भी आपके 4 प्रश्न रेडी होते हैं, इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पूर्व राजस्थान में शामिल रियासत नहीं है। देखिए जो पूर्व राजस्थान है ये राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण है और इसमें जो शामिल रियासतें नहीं थी वो थी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये सेकंड चरण में राजस्थान में शामिल नहीं होती है। तो कौन कौन सी रियासतें पूर्व राजस्थान में शामिल होती हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, लावा, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ और टोंक। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत राजस्थान में मिलती है? देखिए राजस्थान में रियासत मिलती है संयुक्त संयुक्त राजस्थान में उदयपुर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में कौन सी रियासत राजस्थान में नहीं मिली थी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में जो उदयपुर रियासत है ये राजस्थान में नहीं मिली थी, ये तो तीसरे चरण में ही मिल गई थी। तो कौन कौन सी रियासतें चौथे चरण में मिली है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह को एकीकरण के कौन से चरण में महाराज प्रमुख बनाया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, चतुर्थ चरण में भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। जो तीसरा चरण है इसके अंतर्गत ये राज प्रमुख थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन किया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संयुक्त राजस्थान का। सरदार पटेल ने राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन किया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिला दिया गया था? तो देखिए पांचवें चरण में वृहद राजस्थान और जो मत्स्य संघ है इसको मिलाकर पांचवा चरण बनाया गया था। तो पांचवें चरण का नाम क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर शेष सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया था छठे चरण में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया? देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा सातवें चरण में। राजस्थान एकीकरण के सातवें चरण में मध्य प्रदेश के किस भाग को राजस्थान में मिलाया गया? सिरोंज, सुनेल टप्पा, मंदसौर या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ये कहां पर पड़ता था? मंदसौर में, मंदसौर मध्य प्रदेश में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के सातवें चरण में राजस्थान के कौन से भाग को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? तो देखिए राजस्थान के सिरोंज भाग को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। ये कहां पर पड़ता था? झालावाड़ में। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर थर्ड के सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं, एक भी फैक्ट मैंने छोड़ा नहीं है और एक एक क्वेश्चन में भी काफी अधिक फैक्ट बनते हैं, तो सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलिए चैप्टर नंबर फोर्थ की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में केवल एक चैप्टर और बचेगा, चैप्टर नंबर फिफ्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात है 888। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए करेक्ट आंसर होगा
जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। राजस्थान की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग अकेले जयपुर जिले में रहता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग जयपुर में रहता है। और जो जैसलमेर जिला है इसमें 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए एकमात्र जिला है जिसमें 10% से अधिक जनसंख्या निवास करती है जयपुर में, और जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 1% से कम जनसंख्या निवास करती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लगभग 5.7%। राजस्थान के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में जनघनत्व पाया जाता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। राजस्थान की ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशत है? देखिए राजस्थान की ग्रामीण जो आबादी है वो है लगभग 75%, और जो शहरी आबादी है वो कितनी होगी? लगभग 25%। 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं बाड़मेर और जैसलमेर। और बाड़मेर की जो वृद्धि दर रही थी ये आपको ध्यान रखनी है 32.5%, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? देखिए ये प्रश्न आया वो भी रेट एग्जाम 2018 में, तो सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी गंगानगर की, और ये कितनी रही थी? 10%, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का लिंगानुपात है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा कोटा जिला, ऑप्शन नंबर थर्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66.10%। आगे देखते हैं 2011 में राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी रही थी? देखिए राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर रही थी 2011 की जनगणना में 79.19%। 2011 में राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? देखिए महिला साक्षरता दर रही थी राजस्थान की 52.10%। जो सबसे ऊपर है वो है राजस्थान की कुल साक्षरता दर, नीचे वाली है पुरुष साक्षरता दर, और सबसे नीचे वाली है महिला साक्षरता दर। तो इन तीनों के बारे में आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखिए सबसे अधिक तो है कोटा, जस्ट हमने आगे देखा था, और सबसे कम है जालोर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता क्रमशः किन जिलों में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो है झुंझुनू में, और सर्वाधिक महिला साक्षरता है कोटा में। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। राजस्थान में न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः किन जिलों में है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूनतम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़ और न्यूनतम महिला साक्षरता है जालोर में। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। किन किन जिलों में हमें देखने को मिलती है? प्रमुख रूप से जो राजस्थान के दक्षिणतम जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इसके अलावा सिरोही में। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या है जनजातियों की वो है मीणा जनजाति की। मीणा प्रमुख रूप से जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और कोटा बूंदी में पाए जाते हैं।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 21.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में रहा था? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहा था जयपुर जिले का 2011 की जनगणना में। कितना? तो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक शहरिया जनजाति पाई जाती है? तो देखिए सर्वाधिक शहरिया जनजाति पाई जाती है शाहपुरा और किशनगंज बारा में। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा है, तो किसका रहा है? देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा है जैसलमेर जिले का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर और राजसमंद। और जो डूंगरपुर है इसका लिंगानुपात रहा था 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर जैसलमेर। धौलपुर का लिंगानुपात कितना रहा था? 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर की साक्षरता दर रही थी, तो देखिए ये रही थी 54.9%। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में किसे रखा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा आदिम जनजाति समूह में रखा है भारत सरकार ने शहरिया जनजाति को। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड मरुस्थली प्रदेश में। और देखिए जो मरुस्थली प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको ध्यान में रखना है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर हम पूरे मरुस्थली प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है। इसका मरुस्थली प्रदेश का जो घनत्व है वो है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो मरुस्थली प्रदेश है इसका क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61%। यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? देखिए भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है, तो करेक्ट आंसर होगा 6.85 करोड़। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा सर्वाधिक जनसंख्या जो कि नगरीय क्षेत्रों में रहती है ये निवास करती है कोटा जिले में। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये निवास करती है डूंगरपुर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए अगर आपसे जस्ट इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर निवास करती है, तो ये करती है डूंगरपुर में। अगर यहाँ पर सबसे कम नगरीय जनसंख्या रहेगी तो अधिक क्या रहेगी? ग्रामीण जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 13.5%। डामोर जनजाति मुख्य रूप से कहां पर निवास करती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा डामोर जनजाति मुख्य रूप से सिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गरासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही की अबरोड
पिंडवाड़ा तहसील में रहती हैं। गरासिया जनजाति डूंगरपुर, उदयपुर, पाली में भी निवास करती है। सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती है, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। तीनों कथन सही है, तो तीनों कथनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न तो कई बार बना है एग्जामों में कि सांसी जनजाति प्रमुख रूप से कहां पर पाई जाती है, तो भरतपुर जिले में। तो चैप्टर नंबर 4 के सारे प्रश्न मैंने आपके सामने रख लिए हैं, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा है, सारे फैक्ट आपके सामने रखे हैं। चलिए चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा अंतिम चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर और जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है? देखिए करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर और जोधपुर की जो खादी प्रसिद्ध है, इसका नाम है मेरिनो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट होगा। राजस्थान में सूती वस्त्र की पहली मील कब व कहां पर स्थापित की गई थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये स्थापित की गई थी ब्यावर में 1889 में। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत है, तो कौन सा निगम? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्थान लघु उद्योग निगम। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, सबसे प्राचीन उद्योग है राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग। उद्योग और केंद्र के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। संगमरमर बांसवाड़ा, लाल पत्थर धौलपुर, पीला पत्थर जैसलमेर, ग्रेनाइट जालोर, या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। चारों के चारों सही सुमेलित दे रखे हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। संगमरमर उद्योग बांसवाड़ा, लाल पत्थर उद्योग धौलपुर, पीला पत्थर उद्योग जैसलमेर, ग्रेनाइट उद्योग जालोर। राजस्थान की वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। देखिए ये कहलाता है भीलवाड़ा। लोकेशन आप देख सकते हैं, यहां पर है भीलवाड़ा। वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु प्रसिद्ध नहीं है। सांगानेर बगरू, जोधपुर नागौर, बीकानेर चूरू, दौसा टोंक। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दौसा और टोंक। बाकी जितने भी दे रखे हैं ये सभी प्रसिद्ध हैं रंगाई छपाई और बंदेज कार्य के लिए। सारे बुक में दे रखे हैं, तो सारे आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कब व कहां पर खोला गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा, जो सीमेंट कारखाना है वो सबसे पहले खोला गया था लाखेरी, लाखेरी में 1915 में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर करेक्ट होगा। लाखेरी कहां पर है, तो बूंदी जिले में। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है? तो ये कौन सा जिला है? देखिए ये जिला है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब व कहां पर स्थापित की गई? देखिए करेक्ट आंसर होगा, पहली शक्कर मिल स्थापित की गई थी भोपाल सागर में 1932 में। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। भोपाल सागर कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए ये प्रश्न भी कई एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा सीतापुरा, जयपुर में। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? देखिए मौसमी उद्योग कहा जाता है शक्कर उद्योग को। यह आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। सरसों की तेल की घानी के लिए प्रसिद्ध जिला है। देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा सभी। जो ये चारों जिले दे रखे हैं, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर, ये सभी फेमस है सरसों की तेल की घानी के लिए। बरड़ी ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिए आगे हमने एक और देखी थी ऊनी खादी, मेरिनो। तो मेरिनो ऊनी खादी के लिए तो जैसलमेर और जोधपुर प्रसिद्ध है, और जो ये बरड़ी ऊनी खादी है इसके लिए फेमस है केवल जैसलमेर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कंबल ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, कंबल ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जिला है बीकानेर। तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां कहां पर कार्यरत हैं? कोटा, बूंदी, पाली, बारा, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा, इन चारों जिलों में कार्यरत हैं तिल्ली की खल और तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां।
तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अजमेर में किसके तेल की खल से संबंधित औद्योगिक इकाइयां प्रसिद्ध हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूंगफली। कहां पर गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में। तो ये चारों जिले दे रखे हैं बुक में, आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र जौहरी बाजार कहां पर है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जयपुर में। उद्योग को व्यवसाय की किस श्रेणी में रखते हैं? देखिए उद्योग को व्यवसाय की द्वितीयक श्रेणी में रखा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो कृषि है, कृषि को रखा जाता है प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत, और जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती है, सेवाएं उसको रखा जाता है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। जो तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में देश में प्रथम राज्य है, तो देखिए ये राज्य कौन सा है? ये है हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर थर्ड। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए किन जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोटा, जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किन सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जीनिंग मिल की स्थापना की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर स्पिन, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। तो ये कौन कौन सी मिले हैं सहकारी वस्त्र मिले? देखिए ये है गंगापुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहां से आपके 5 क्वेश्चन रेडी होंगे। बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, जेके व्हाइट सीमेंट नागौर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा, श्री सीमेंट कोटा, मंगलम सीमेंट कोटा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सही सुमेलित नहीं है। जो श्री सीमेंट है ये है ब्यावर में, ना कि कोटा में। बाकी जितने भी दे रखे हैं ये सही सुमेलित हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किन जिलों में कांच उद्योग प्रमुख रूप से पाया जाता है? देखिए प्रश्न कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कांच उद्योग प्रमुख रूप से पाया जाता है धौलपुर, उदयपुर में। वनस्पति घी उद्योग स्थित नहीं है टोंक, बारा, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोंक, बारा में वनस्पति उद्योग स्थित नहीं है। तो किन किन जिलों में है? जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर में। तो ये 5 जिले हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? देखिए नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है ऑप्शन नंबर फोर्थ, नागौर। चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध केशोरायपाटन किस जिले के अंतर्गत आता है? देखिए केशोरायपाटन आता है बूंदी जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अलावा किस जिले में चीनी मिलें स्थित हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चित्तौड़गढ़ और बूंदी को छोड़कर श्री गंगानगर में चीनी मिलें स्थित हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के भी हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जो भी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ यहाँ तक आए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो को फुल्ली वॉच्ड किया है। काफ़ी कम स्टूडेंट होंगे जो यहाँ तक पहुँचे होंगे, जो ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं का रेट में सिलेक्शन होगा। 15 या 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। गवर्नमेंट को केवल 31,000 पोस्टें चाहिए, तो जो ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन करेगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और जो यहाँ तक पहुँचे उनका तो अच्छे अंकों के साथ जरूर सिलेक्शन होगा। और जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो हम ये सीरीज चला रहे हैं, इसको मिस जिन्होंने नहीं किया है, सारे प्रश्न देखे हैं और इनको उतारा भी है, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, वे मेरिट वाले अंकों से पास होंगे और उनको उनका गृह जिला ही मिलेगा। तो ईमानदारी के साथ आपको इस सीरीज को फॉलो रखना है। और देखिए अगर आप नए हैं और
आपने आरबीएससी की सीरीज वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें हमने आरबीएससी की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं इस चैनल को विजिट करके। एक बार आप देख लीजिए, सारे प्रश्न लिख लीजिए, बार बार उनका रिवीजन करिए। अधिकतर प्रश्न आपको हमारे इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। हमने पूरा प्रयास किया है कि एक भी फैक्ट ना छूटे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।